हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। उसके बाद का जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा लिंकेज। देखो, लिंकेज जो है वो कहीं ना कहीं मेंडेलियन लॉ जो है ना उसी का ये एक ये है एक्सेप्शन के रूप में लिया जाता है। तो लिंकेज में हम लोग क्या देखते हैं, क्या कहता है, टुगेदर इनहेरिटेंस ऑफ जीन। जब कोई भी जीन एक साथ अपने आप को रिप्रेजेंट करता है उसी को हम लोग बोलते हैं लिंकेज। जनरली मान लीजिए कि अगर कोई ये एक क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के ऊपर दो जीन अवेलेबल है। मान लो मैं होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर दो जीन ले लेता हूँ, एक जीन ए है और एक जीन बी है, और एक और मैं क्रोमोसोम ले लेता हूँ, होमोलोगस क्रोमोसोम में एक और जीन ले लेता हूँ, एक और क्रोमोसोम ले लेता हूँ, और इस पे मान लो एक जीन ए है और इस पे एक जीन बी है। तो ऐसे कंडीशन में जब लिंकेज होगा ना, तो लिंकेज में क्या होगा, ये दोनों जीन एक साथ जाएगा, टुगेदर जाएगा। ये दोनों जीन जहाँ भी जाएगा ना तो ये अपने प्रेजेंटेशन को शो आउट करेगा, ये दोनों जीन भी जहाँ जाएगा ना अपने प्रेजेंटेशन को शो आउट करेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं लिंकेज। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, जीन्स आर नॉट इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड एंड इवन नॉट सेग्रीगेटेड। ना तो इसमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है और ना ही सेग्रीगेशन होता है। आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे डेटा दिया है आपको कि ये फर्स्ट सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था बैटसन और पनेट के द्वारा। किसमें? तो लेथाइरस ओडोरेटस में। जबकि मॉर्गन के द्वारा इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया गया था। इवन टर्म लिंकेज का यूज़ भी मॉर्गन ही नहीं किया था। तो मॉर्गन ने क्या देखा था, किस में देखा था? ड्रोसोफिला में देखा था। देखो, मॉर्गन के बारे में आपको याद होगा कि हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं कि ये क्या है। मॉर्गन जो है इनको बोला जाता है ना फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो इन्होंने इनका जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था वो ड्रोसोफिला था। और ड्रोसोफिला का क्यों था? एक्चुअली में ड्रोसोफिला पे जो कैरेक्टर अवेलेबल है ना वो पी से कहीं ज़्यादा अच्छा और वेल डिफाइंड कैरेक्टर अवेलेबल है। इसीलिए ड्रोसोफिला को हम लोग एक्सपेरिमेंटल हाउस ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं। अब देखो इसका रीज़न क्या था। तो इसका रीज़न क्या था कि ये इसको आप इजीली कल्चर कर सकते हो। ड्रोसोफिला का जो प्लांट, ड्रोसोफिला का जो ये है ना फ्रूट फ्लाई, उसको आप इजीली कल्चर कर सकते हो। आप आसानी से उसको हैंडल भी कर सकते हो। एनेस्थेसिया दे करके आप आसानी से उसको हैंडल कर सकते हो। और इसका लाइफ स्पैन भी शॉर्ट है, 2 वीक का लाइफ स्पैन है। तो आसानी से आप इसको 2 वीक में रिजल्ट मिल जाएगा नेक्स्ट जनरेशन का। साथ ही साथ क्या है इसमें कि ये लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। जितना ज़्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा तो डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर को आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। वही दिया हुआ है, देखिए अगला पॉइंट, इजिली आइडेंटिफाइड कैरेक्टर। आप आसानी से इसके फिजिकल कैरेक्टर को, इसके फिजिकल अपीयरेंस को शो आउट कर सकते हो। इसके बाद क्या है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो पाए जाते हैं वो कितने पाए जाते हैं? 4 पेयर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। साथ ही इसमें आप देख रहे होगे मैंने बताया है कि पॉलीटीन क्रोमोसोम पाया जाता है। आपको याद होगा पॉलीटीन क्रोमोसोम जो कि सेलेब्री ग्लैंड में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सेलेब्री ग्लैंड में, लार्वा ऑफ ड्रोसोफिला या फिर और भी बहुत सारे लेपिडेप्टेरियंस वगैरह जो होते हैं ना उनमें ये पाया जाता है। तो ये सब स्पेशल कैरेक्टर है। तो ये सारे कैरेक्टर होने की वजह से हम लोग देखते हैं कि लिंकेज ग्रुप जो होता है उसको हम लोग ड्रोसोफिला पे आसानी से स्टडी कर सकते हैं, जिसको मॉर्गन ने भी बाद में, मॉर्गन ने सबसे पहले किया था। अब हम लोग अगला टॉपिक जो देखने जा रहे हैं वो है हमारा थ्योरी ऑफ लिंकेज। देखिए थ्योरी ऑफ लिंकेज क्या कहता है, इसको मॉर्गन ने ही दिया था। ये थ्योरी ऑफ लिंकेज कहता है कि लिंक्ड जीन आर लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम। मैंने अभी आपको बताया ना कि जो एक क्रोमोसोम है उसी क्रोमोसोम पे मैंने अभी बताया ना ए और बी, ये दोनों जीन अवेलेबल था। और क्या, ये सिर्फ क्रॉसिंग ओवर के द्वारा सेपरेटेड हो सकता है। जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो आपको याद होगा कि आपने मियोसिस में पढ़ा है ना इस चीज़ को कि क्रॉसिंग ओवर होता है तो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्रॉस्ड होता है, और ये क्रॉस्ड होकर के ये क्या होता है, यहाँ से ये सेपरेशन होता है और सेपरेट होकर के ये दोनों एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कर लेता है। तो क्रॉसिंग ओवर में ये लिंक्ड जीन जो होता है ना वो सेपरेट हो जाता है। आगे क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। देखिए जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा ना जीन का, जो क्लोजली रिलेटेड जीन होते हैं ना
उनके बीच में लिंकेज की संभावना ज़्यादा होती है। जबकि वैसे जीन जो एक दूसरे से फाड़ हैं उनमें क्रॉसिंग ओवर की संभावना बढ़ जाएगी, और क्रॉसिंग ओवर की संभावना बढ़ेगी तो फिर लिंकेज नहीं होगा, फिर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की संभावना बढ़ सकती है। तो वही बताया गया है कि स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज जो होता है वो जीन डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और क्या बताया गया है इसमें कि ऑल जीन्स आर लोकेटेड ऑन वन पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अभी मैंने बताया ना, होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर जीन का प्रेजेंस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लिंकेज ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं? लिंकेज ग्रुप। जैसे आप देखो ड्रोसोफिला में 4 पेयर क्रोमोसोम होता है, तो इसमें लिंकेज ग्रुप की संख्या कितनी है? 4। पी में 7 पेयर क्रोमोसोम होता है, तो लिंकेज ग्रुप की संख्या कितनी है? 7। मेज में 10 पेयर्स क्रोमोसोम होता है, लिंकेज ग्रुप की संख्या कितनी है? 10। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि लिंकेज ग्रुप जो होता है वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर पर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हम लोग अगला टॉपिक देखने जा रहे हैं कि वो कौन सा फैक्टर है जो क्रॉसिंग ओवर को इन्फ्लुएंस करता है। अब देखो, पहला फैक्टर क्या हो गया? डिस्टेंस बिटवीन टू जीन। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा क्रॉसिंग ओवर उतना हाई होगा। नेक्स्ट आप देख रहे होगे एज। जनरली ऐसा देखा गया है कि इंडिविजुअल्स का एज अगर ज़्यादा है ना तो क्रॉसिंग ओवर का चांस कम होता है, तो एज का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगला मैंने बताया आपको टेम्परेचर। अगर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्रॉसिंग ओवर की संभावना बढ़ जाती है। उसी तरह से रेडिएशन, जैसे मान लो एक्सरे रेडिएशन है, तो एक्सरे रेडिएशन जो होता है वो क्रॉसिंग ओवर को इन्फ्लुएंस करता है, क्रॉसिंग ओवर की संभावना इसमें बढ़ सकती है। उसी तरह से आप देख रहे होगे सेंट्रोमेयर और हेट्रोक्रोमैटिन दिया हुआ है। अब सेंट्रोमेयर और हेट्रोक्रोमैटिन कहने का मतलब क्या होता है कि जनरली आप देखिएगा ड्रोसोफिला जो होता है ना, उसमें अगर ड्रोसोफिला का मेल ड्रोसोफिला आप लेते हो, मेल लेते हो, तो इसमें क्रॉसिंग ओवर जनरली एब्सेंट होता है। नो क्रॉसिंग ओवर, नो क्रॉसिंग ओवर। इसका मतलब क्या है? इसमें लिंकेज आपको ज़्यादा मिलेगा। ओके, तो ये जो अलग अलग कॉन्सेप्ट है ये बतलाया जा रहा है कि वो कौन सा सिस्टम है जो लिंकेज को इन्फ्लुएंस करता है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिंकेज। देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिंकेज जो है, तो क्रॉसिंग ओवर का रिप्रेजेंटेशन जो है उसको हमने एनसीईआरटी से के पीडीएफ से डाउनलोड कर लिया है। आप देखिए क्या है इसमें। इसमें मॉर्गन के द्वारा ये जो एक्सपेरिमेंट करवाया था, किसने करवाया था? मॉर्गन ने करवाया था। तो मॉर्गन के द्वारा ये बताया गया कि उसने 2 क्रॉस लिया था, एक क्रॉस ए और एक क्रॉस बी। ये दोनों ड्रोसोफिला पे किया गया था ये काम। आप देखिए यहाँ पे क्या है, पेरेंटल टाइप जो है उसमें क्या दिया हुआ है? येलो और वाइट। जबकि वाइल्ड टाइप जो दिया हुआ है वो आपको कुछ अलग कैरेक्टर वाला था। तो पेरेंटल टाइप जो था वो क्या था? येलो बॉडीड था। ये जो क्या था? ये था येलो बॉडीड, और क्या था? वाइट आई। ये क्या था? वाइट आई। जबकि दूसरा वाला जो आप देख रहे हो जो मेल के रूप में लिया गया है वो क्या लिया गया था? ब्राउन बॉडीड। ये लिया गया था ब्राउन बॉडीड और साथ में रेड आइड। ये क्या लिया गया है? रेड आइड। ब्राउन बॉडीड और रेड आइड, ऐसा कुछ लिया गया था। और ये दोनों को जब क्रॉस करवाते हैं तो F1 जनरेशन जो मेरा है उसमें आप देख रहे होंगे ये वाइल्ड टाइप मिल रहा है, और इसमें देख रहे हैं येलो और वाइट और वाइल्ड टाइप मिल रहा है। इसका मतलब क्या कि येलो बॉडीड जो है ना वो वाइट आई, येलो बॉडीड जो है ये वाइट आई के साथ लिंक्ड ग्रुप है। उसी तरह से ब्राउन बॉडीड रेड आइड के साथ क्या है? लिंक्ड ग्रुप है। तो लिंक्ड ग्रुप होने की वजह से F1 जनरेशन में मेरा क्या आया? वाइल्ड टाइप और येलो टाइप। जो मेरा पहले वाला जो था वही चीज़ आया। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, देखिए इसका ये जो मेल है उसका जो वाई क्रोमोसोम है, इस वाई क्रोमोसोम पे ये जीन अवेलेबल नहीं है ना। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पे ये जीन अवेलेबल है। अब नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं उसके बाद का F2 जनरेशन में आते हैं, तो F2 जनरेशन में हम लोग क्या देख रहे हैं? देखिए F2 जनरेशन में आप देख रहे होंगे कि पेरेंटल टाइप जो है उसका संख्या कितना है? 98.7%। और रिकम्बिनेंट टाइप जिसमें क्रॉसिंग ओवर हुआ है वो कितना है? 1.3%। इसका मतलब क्या होता है कि ये दोनों जीन एक दूसरे से लिंक है। ये जो जीन मैंने आपको बताया ना, ये दोनों जीन एक दूसरे से लिंक है। जबकि दूसरा जो क्रॉस करवाया गया था, सेकेंड क्रॉस जो था, उस सेकेंड क्रॉस में क्या किया गया था? इसमें वाइट आइड और मिनिएचर विंग, ये जो फीमेल लिया गया है ये क्या है? ये है वाइट आइड और क्या है? मिनिएचर विंग।
मिनिएचर विंग लिया गया है। ये वाइट आई मिनिएचर विंग की फीमेल है, और जो मेल लिया गया है वो क्या लिया गया है, तो मेल जो आप देख रहे होंगे वो लिया गया है रेड आइड, जो वाइल्ड टाइप होता है वही लिया गया है, रेड आइड दिया गया है और नॉर्मल विंग। इसका क्या है, रेड आइड और नॉर्मल विंग लिया है हमने। तो जब इसको क्रॉस करवाया गया तो आप देखिएगा जो मेरा F1 जनरेशन है उसमें देखिए वाइल्ड टाइप आ रहा है और वाइट मिनिएचर आ रहा है ना। पेरेंटल टाइप कितना है 62.8%, जबकि रिकम्बिनेंट टाइप कितना है 37.2%। इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बी क्रॉस जो हमारा है ना, उसमें लिंकेज का संभावना कम हो रहा है, जबकि मेरा ए क्रॉस जो है ना उसमें लिंकेज की संभावना क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। तो इसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन किसके द्वारा किया गया था, मॉर्गन के द्वारा किया गया था। अब हम लोग देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ लिंकेज। देखिए टाइप्स ऑफ लिंकेज को अगर मैं बताऊं आपको तो ये दो टाइप का होता है, एक है कंप्लीट लिंकेज और दूसरा क्या है इनकम्प्लीट लिंकेज। दो टाइप का लिंकेज बताया गया। कंप्लीट लिंकेज कहने का मतलब क्या होता है कि इसमें मतलब जैसे जनरेशन ओवर जनरेशन जो होगा ना वो वाइल्ड टाइप कैरेक्टर ही आएगा। देखिए वही है विच इज़ नॉट अल्टर्ड जनरेशन ओवर जनरेशन। इसमें क्रॉसिंग ओवर की संभावना बहुत कम होती है। कंप्लीट लिंकेज जो होता है ना उसमें क्रॉसिंग ओवर की संभावना बहुत कम होती है। और इसका मैंने एग्जांपल दे दिया है, देखिए मेल ड्रोसोफिला है और फीमेल बॉम्बेक्स मोरी, जिसको हम लोग बोलते हैं सिल्क वॉर्म भी बोलते हैं हम लोग इसको। तो इसमें क्या होता है, आप देखिए ग्रे बॉडीड जो है और लॉन्ग विंग वाला जो एक कैरेक्टर है, इसको हमने ब्लैक बॉडीड और वेस्टिजियल विंग से करवाया है। तो मेरा कैरेक्टर F1 जनरेशन का क्या आया, ग्रे और लॉन्ग। और उसके बाद अगर आप टेस्ट क्रॉस करवाओ या फिर उसको अगर आप F2 जनरेशन में लेके जाओ तो आपको क्या मिलेगा, ग्रे और लॉन्ग मिलेगा और ब्लैक और वेस्टिजियल। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ग्रे बॉडी जो है ना वो लिंक है किसके साथ, लॉन्ग विंग के साथ। ब्लैक बॉडी जो है ना वो किसके साथ है, वेस्टिजियल विंग के साथ। तो ये लिंक्ड जीन का सिस्टम चल रहा है, ये लिंक्ड जीन के बारे में बतला रहा है। और लिंक्ड जीन जो होता है उसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, इसकी वजह से इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी नहीं होगा। नेक्स्ट आप देख रहे होगे अगला जो एग्जाम्पल दिया गया है वो है इनकम्प्लीट लिंकेज का। इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या है, तो इसमें बताया गया है अपीयरेंस ऑफ न्यू टाइप। न्यू टाइप कहने का मतलब क्या होता है, रिकम्बिनेंट टाइप, या फिर उसी को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर टाइप, इंडिविजुअल अलॉन्ग विथ पेरेंटल टाइप। पेरेंटल टाइप के साथ साथ आपको रिकम्बिनेंट टाइप भी मिलना शुरू हो जाएगा। और ये रिकम्बिनेंट टाइप क्यों मिलता है, इसका रीज़न मैंने बता दिया है कि ये क्रॉसिंग ओवर की वजह से मिलता है, जो मियोसिस में होता है। आपको पता है मियोसिस में जो क्रॉसिंग ओवर होता है उससे क्या होता है, नया टाइप का जीन आ जाता है, नया टाइप का कैरेक्टर एक दूसरे से कंबाइन करता है और साथ में नए टाइप के कम्बिनेशन से नया टाइप का कैरेक्टर भी शो आउट करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा लिंकेज। अब लिंकेज के बाद का जो हमारा टॉपिक होगा नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, वो होगा हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन। पहले मैं बात कर लूँगा सेक्स लिंकेज का, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में कुछ मैं बता दूँगा आपको। उसके बाद मैं बताऊँगा आपको सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन के बाद हम लोग बात कर लेंगे कुछ पेडिग्री एनालिसिस का, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हमारा होगा मेंडेलियन डिसऑर्डर। इस तरह से ये पूरा का पूरा चैप्टर आपके लिए समाप्त हो जाएगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।